नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। सवाल पब्लिक का शो पर आपका स्वागत है और इस शो पर आपको अपने सवाल पूछने की आजादी है। तरीका बेहद आसान है, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर साइड विंडो में देखेंगे। ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, आपके पास इन सभी गेटवेज के जरिए हमसे सवाल पूछने का मौका है। सवाल आप पूछेंगे इस मुद्दे पर जिस पर आज की चर्चा होगी, जवाब मैं लूंगी आपके लिए। तो आज आपको बता दें, वो मुद्दा जो लगातार सुर्खियों में छाया रहा प्रधानमंत्री के बयान के बाद, चर्चा की शुरुआत उसी पर होगी, क्योंकि मानव अधिकार को लेकर एक नई बहस की शुरुआत हुई। सेलेक्टिव मानव अधिकार, सेलेक्टिव मुद्दों पर बोलना, सेलेक्टिव मुद्दों को पकड़ना और सेलेक्टिव मुद्दों को छोड़ देना। तो इसी को लेकर प्रधानमंत्री ने आज एक बयान दिया, एक कार्यक्रम में वो बोल रहे थे और उसके बाद इस पर सियासी भूचाल आ गया। सवाल यहां पर यह है कि जिस पार्टी की जिस राज्य में सरकार होती है, वहां पर कोई भी ऐसा मुद्दा जब खड़ा होता है तो आपको एक सिलेक्टिव चुप्पी दिखाई देती है, लेकिन विपक्ष उस मामले को पकड़ लेता है। लेकिन फिर जहां पर उनकी सरकार होती है, वहां पर अप्रोच अलग दिखाई देता है। तो आज इसी के इर्द गिर्द सवाल पब्लिक का में हम मुद्दा उठाएंगे, आपसे सवाल पूछेंगे। लेकिन कुछ घटनाओं की तरफ अगर मैं आपका ध्यान दिलाऊं तो पंजाब में अगर किसी को पीटा जाता है तो लोग चुप दिखाई देते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो हुआ आपने देखा किस तरह से महाभारत वहां पर खड़ी हो गई। राजस्थान में अगर कुछ हो जाए तो मुंह सिल जाते हैं, लेकिन एमपी में अगर कुछ हो जाता है तो उस पर हंगामे की सूरत आपको बयानों में भी दिखाई देती है, जमीन पर भी दिखाई देती है। राजस्थान में जब दलित को पीटा गया तो घोर चुप्पी, लेकिन लखीमपुर में जो कुछ हुआ उस पर हंगामा। हम ये नहीं कह रहे कि लखीमपुर पर हंगामा ना हो, सवाल ना पूछे जाएं, लेकिन बात यहां पर बराबरी की है, बात यहां पर एक जैसे अप्रोच की है। क्योंकि अगर ऐसी परिस्थितियां कांग्रेस शासित राज्य में बनती हैं और अगर ऐसी परिस्थितियां बीजेपी शासित राज्यों में बनती हैं, तो फिर उस पर राजनीति अपने हित के हिसाब से जिस तरह से साधी जाती है, बजाय कि संविधान और न्याय के आधार पर। सवाल आज इसी पर है। तो सबसे पहले आपको हम सुनवाते हैं वो बयान प्रधानमंत्री का जो एनएचआरसी के कार्यक्रम में उन्होंने दिया, जिसके बाद इस पर सियासी शोर शुरू हो गया। मानव अधिकारों से जुड़ा एक और पक्ष है जिसकी चर्चा मैं आज करना चाहता हूं। हाल के वर्षों में मानव अधिकार की व्याख्या कुछ लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने हितों को देखकर करने लगे हैं। एक ही प्रकार की किसी घटना में कुछ लोगों को मानव अधिकार का हनन दिखता है और वैसी ही किसी दूसरी घटना में इन्हीं लोगों को मानव अधिकार का हनन नहीं दिखता। इस प्रकार की मानसिकता भी मानव अधिकार को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। मानव अधिकार का बहुत ज्यादा हनन तब होता है जब उसे राजनीतिक रंग से देखा जाता है, राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है, राजनीतिक नफा नुकसान के तराजू से तोला जाता है। इस तरह का सिलेक्टिव व्यवहार लोकतंत्र के लिए भी उतना ही नुकसानदायक है। हम देखते हैं कि ऐसे ही सिलेक्टिव व्यवहार करते हुए कुछ लोग मानव अधिकारों के हनन के नाम पर देश की छवि को भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों से भी देश को सतर्क रहना है। तो प्रधानमंत्री की इस टिप्पणी के बाद इस पर सियासी शोर है, लेकिन इसी पर आज हम सवाल पब्लिक का पूछेंगे। खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, लेकिन जो सवाल है जिसके इर्द गिर्द आज ये पूरी बातचीत होगी, वो भी आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। आखिर किसी भी अपराध पर तेरा स्टेट और मेरा स्टेट जैसी परिस्थिति क्यों बने, संविधान और न्याय का आधार उसमें क्यों ना हो? मानव अधिकार पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान से आखिर खलबली क्यों है? और तीसरा बड़ा सवाल, आतंकवादी मरे तो ह्यूमन राइट्स की वकालत करने वाले लोग आपको जमीन पर दिखाई देते हैं, लेकिन देश के जवान जब सर्वोच्च बलिदान दे देते हैं उसी आतंकवाद से लड़ते हुए, तो ऐसे समय पर सबको सांप क्यों सूंघ जाता है, सब चुप क्यों हो जाते हैं? तो खास मेहमान जो आज चर्चा में जुड़ रहे हैं, सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। हमारे साथ गजेंद्र सिंह सांखला साहब जुड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, सुधींद्र भदौरिया जी आ गए हैं हमारे साथ बीएसपी से, आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं, और कुछ ही देर में बीजेपी से सुधांशु त्रिवेदी जी भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। शुरुआत में यहां पर आशुतोष वर्मा जी आपके साथ कर रही हूं। अगर प्रधानमंत्री मानव अधिकार को लेकर एक बयान दे रहे हैं, इस बयान पर किसी को भी आपत्ति क्यों है? नहीं, इस पे किसी की कोई आपत्ति होनी भी नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री अगर एनएचआरसी या ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो ह्यूमन राइट्स की बात हर तरफ से होनी चाहिए।
जब वो किसान मारे जा रहे थे या वो किसान अगर वो जनता कर रहे थे तो भी होनी चाहिए थी। आज इस देश में अगर आप सिलेक्टिव ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे तो वो पंजाब में भी देखा जाएगा, वो कश्मीर में भी देखा जाएगा, वो लखीमपुर में भी देखा जाएगा, वो बंगाल में भी देखा जाएगा। तो बात करने का समय और वो बहुत ध्यान रखना चाहिए। ये देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी एक पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है। और हम हर बार कहते हैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आशुतोष जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन आशुतोष जी, सवाल तो इसी बात पर है ना कि अगर प्रधानमंत्री ने एनएचआरसी के एक कार्यक्रम में मानवाधिकार को लेकर बयान दिया और कहा कि राजनीतिक हितों के साथ अगर मानवाधिकारों की बात होगी तो लोकतंत्र कमजोर होगा, तो आप भी विपक्ष के नेता होने के नाते इसे बड़े चश्मे से, बड़ी तस्वीर के रूप में क्यों नहीं देखते? आपने भी तो जब टिप्पणी की तो टिप्पणी करते ही लखीमपुर का जिक्र कर दिया। क्यों नहीं करेंगे? क्या लखीमपुर क्या इस देश का भाग नहीं है? हम तो तब भी टिप्पणी कर रहे थे जब एनएचआरसी जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार को फेक काउंटर्स में नंबर 1 घोषित कर रही थी, जब कस्टोडियल डेट में नंबर 1 बोल रही थी, तब प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे थे? क्या उस समय वो देश के प्रधानमंत्री नहीं थे? प्रधानमंत्री तब भी थे और प्रधानमंत्री अब भी हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में अंदर उनको ये मानव अधिकार चीज नहीं दिखती है, और आज जब इतनी बड़ी देश की घटना हो गई है, लोग बता रहे हैं कि आज राजस्थान में भी हो रहा है और पंजाब में भी हो रहा है, मैं कह रहा हूं कहीं भी हो रहा हो, वो इस देश में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अगर इस देश में हो रहा है तो उसकी आवाज उठाई जाएगी। ये बात दीगर है कि एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुबह बैठ के इतने बड़े किसान आंदोलन के खिलाफ वो राज्यों की बात करना शुरू करते हैं जिससे बात को डाइल्यूट कर दे। यहां राजनीति होती है और उसी दिन प्रधानमंत्री जाके बोलते हैं पूरे देश के पटल पे कि सिलेक्टिव मानवाधिकार। आपके लिए सिलेक्टिव मानवाधिकार कैसे हो गया? वो 4 किसान भी आपके आदमी थे, वो राजस्थान में मरने वाला दलित भी आपका था, वो पंजाब में आपका था। चलिए हमारे साथ सुधांशु जी भी आ जाएं तो मैं आपके सवाल का जवाब उनसे जरूर दूंगी, लेकिन पहले सुधींद्र भदौरिया जी, आप भी क्या इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि मैं तो बड़ी पिक्चर की बात कर रही हूँ, मैं तो मानवाधिकारों की जब बात कर रही हूँ तो मैं ये पूछ रही हूँ कि क्यों आप सिर्फ लखीमपुर की घटना तक उसको आज की तारीख में सीमित कर रहे हैं? और यही हमारी डिबेट का आज का केंद्र बिंदु भी है। मानवाधिकारों की बात हो रही है तो पैन इंडिया क्यों नहीं देखा जा रहा है उसे? देखिए, अगर दमन होगा और लोगों के साथ जुल्म अत्याचार होगा, शोषण होगा, तो ये हमारा दृष्टिकोण ये है कि हम राष्ट्रीय स्तर पर भारत में कहीं पे भी कुछ हो उसका हम प्रतिरोध करते हैं और हमेशा किया है हमने, नई बात नहीं है। जब हमने बसपा बनी तो मान्यवर काशीराम जी ने पूरे देश के अंदर साइकिल यात्राएं की और लोगों में जागृति पैदा की जुल्म और अन्याय के खिलाफ। इसी प्रकार उससे पहले परम पूज्य बाबा साहब ने भी यही किया। मैं ये कहना चाहता हूं, वर्तमान में कांग्रेस पार्टी की और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि हमारा संघीय ढांचा है, बहुत सारे प्रांतों में सरकारें चल रही हैं और अभी अगर संदर्भ बनेगा लखीमपुर का, लखीमपुर में गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री के बेटे पूरे देश ने देखा है, तमाम सोशल मीडिया में वो क्लिप्स चले हैं, उनको लोगों ने देखा किस प्रकार से, और उनके साथ जो बैठे हुए थे वो खुद बयान दे चुके हैं कि भाई वो गाड़ी में थे, हम पीछे बैठे हुए थे और गाड़ी कुचलते हुए चली गई। ठीक है, तो मानवाधिकार, सुधींद्र जी आपके, चलिए आपके सारे बिंदु सही, ठीक है सुधींद्र जी, लखीमपुर के लिए आप इंसाफ मांग रहे हैं, नहीं ठीक है, आपके सारे बिंदु सही, सुनिए सुधींद्र जी, आपके सारे बिंदु सही। लखीमपुर के लिए जब आप इंसाफ की बात कर रहे हैं, ठीक है इंसाफ होना चाहिए, जो सवाल आपने उठाए वो सवाल जायज, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी और जब महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार महाराष्ट्र बंद कर देती है लखीमपुर की घटना के लिए, क्या यह जायज है? और क्या ऐसे में जब मानव अधिकारों की बात होती है तो बंद की वजह से जिन लोगों को फाइनेंशियल नुकसान होता है, जिनकी जिंदगी रुक जाती है, जिनकी रोजी रोटी बंद हो जाती है, उन पर आप लोग मुखर क्यों नहीं होते हैं? सिलेक्टिव क्यों है ये सब कुछ? देखिए, मैं आपको एक चीज कहूंगा कि हमारे पास एक संविधान है, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर कानूनी तौर पर हम जो भी कदम उठाते हैं उसको हमें उठाने का अधिकार है।
ठीक है, लेकिन लखीमपुर में आपको लगता है कि लेकिन लखीमपुर में आपको लगता है लखीमपुर में लेकिन आपको लगता है कि संविधान और संविधान के आधार पे काम नहीं हो रहा? बिहार में हो, एक राज्य की सरकार अपने ही राज्य में बंद बुला देती है उत्तर प्रदेश की घटना के लिए। ये तो जांच की एजेंसियां हैं। अरे सर, इसमें जांच क्या होगी? मैं तो आपसे सेलेक्टिव अप्रोच पर सवाल पूछ रही हूँ। सेलेक्टिव अप्रोच पर सर, सेलेक्टिव अप्रोच पर सवाल है सर। सेलेक्टिव अप्रोच पर सरकार जो सरकार चुनी हुई सरकार अपने ही बाशिंदों पर, अपने राज्य के नागरिकों पर एक बंद थोप देती है। महिलाएं, पूरे देश की महिलाएं, उनका सम्मान होना चाहिए। अपने ही राज्य में सरकार बंद बुला देती है एक ऐसी घटना के लिए जो उनके राज्य से दूसरे क्षेत्र में पड़ता है, दूसरे राज्य में घटना हुई है, लेकिन आप लोगों की तरफ से कोई बयान नहीं आता। अगर आप लखीमपुर पर इतने मुखर हैं तो फिर पूरी तरह से बात करिए ना। कर्नाटक में भी होता है, ठीक है सर। देखिए, केंद्र में जो सरकार रहती है वो इस बात की दुहाई देती रहती है कि ये वह सेलेक्टिव हो रहा है। मैं ये कह रहा हूं, जिसकी भी सरकार हो, ये अगर वहां पर दमन अत्याचार होता है उसका प्रतिरोध होना चाहिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, और उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। चलिए, आपकी मैंने पूरी बात सुन ली सर। आप क्योंकि खुद बीएसपी से नेता हैं तो मैं आपको जरा कुछ आंकड़े भी बता देती हूँ। यहाँ पर क्राइम एट्रोसिटीज अगेंस्ट शेड्यूल्ड कास्ट, राजस्थान में साल 2020 में 7,000 प्लस केसेस, पंजाब में 2020 में 165 केसेस, मध्य प्रदेश में 2020 में 6,899 केसेस, झारखंड में 2020 में 666 मामले। लगातार आपको स्क्रीन पर भी वो आंकड़े दिखा रहे हैं। सर, मैंने सेलेक्टिव अप्रोच नहीं अपनाया। बीजेपी के राज्य भी बता रही हूँ, कांग्रेस के राज्य भी आपको बता रही हूँ। तमिलनाडु में 2020 में 1,274 केसेस, छत्तीसगढ़ में 2020 में 316 केसेस। ये शेड्यूल कास्ट के अगेंस्ट जो अत्याचार हुए हैं, ये मैंने आपको वो आंकड़े बताए। आपकी पार्टी जिनकी राजनीति करती है, इन सब मुद्दों पर जमीन पर क्यों नहीं दिखाई देती है, बड़ा सवाल है। ठीक है, हमारे साथ सुधांशु जी भी आ गए हैं, लेकिन शांतनु जी, पहले मैं आपसे इस पर रिस्पॉन्ड चाहूंगी। प्रधानमंत्री अगर आज एक बयान देते हैं मानव अधिकारों को लेकर, तो उसे पैन इंडिया स्वरूप में क्यों नहीं देखा जाता है? उसे सेलेक्टिव तरीके से क्यों देखा जाता है? मेरा इसमें यही जवाब है कि किसी भी राजनेता को राजनीति करने का पूरा अधिकार है। वो हाथरस जाए, वो सोनभद्र जाए, वो लखीमपुर खीरी जाए, लेकिन अगर दिखता है कि एक मामले में वो घर से अपनी एसयूवी लेकर निकलता है और एक मामले में नहीं निकलता है, वो देखता है कि कॉम्बिनेशन क्या है, जो पीड़ित है और जो गुनाहगार है उसकी जाति क्या है, उसका धर्म क्या है, उस राज्य में सरकार क्या है। जब इन आंकड़ों के आधार पर मानवाधिकार तय हो, जब इन कॉम्बिनेशन के आधार पर दलित अधिकार तय हो, जब इन कॉम्बिनेशन के आधार पर क्या पीड़ित और गुनाहगार मेरी कास्ट इक्वेशन में बैठता है, मेरी वोटर इक्वेशन में बैठता है, तभी मैं ह्यूमन राइट्स की बात करूंगा, मानवाधिकारों की बात करूंगा, किसान राइट्स की बात करूंगा। तो यहाँ पे जनता समझ जाती है कि आप राजनीति के साथ छलावा कर रहे हैं, आप सीरियस नहीं अपनी राजनीति के लिए। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। राहुल गांधी का घर संसद से मात्र 8-9 मिनट की दूरी पे है। उनकी अटेंडेंस मात्र 17 लोकसभा में 40%, 45% है। अखिलेश यादव की 36% है। ये लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं जाते हैं, ये लोग पार्लियामेंट नहीं जाते हैं। तो जो व्यक्ति सीरियस पॉलिटिशियन ही नहीं है, वो ऑल ऑफ ए सडन जब एक ऐसे मामले में पहुंच जाएगा, हादसे में पहुंच जाएगा, क्राइम में पहुंच जाएगा, तो जनता को शक होगा कि ये राजनीतिक रोटी सेकने गया है। अगर एक मेहनती पॉलिटिशियन है जो पूरे दिन 24/7 दिखता है, वो पहुंचेगा तो लोगों को लगेगा मेहनती नेता है, सारे केस उठाता है, यहाँ भी उठा रहा है। लेकिन इस तरह के नेता जो ना संसद जाते हैं, ना अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जाते हैं, और केवल ऐसी घटनाओं में दिखते हैं, वो भी जहां पे उनकी कास्ट इक्वेशन, रिलीजन इक्वेशन, स्टेट की गवर्नमेंट इक्वेशन फिट बैठती है, इसलिए लोग ऐसे लोगों को समझ चुके हैं। ठीक है, अटेंडेंस को लेकर भी आपने ये मुद्दा उठा दिया कि जहां पर जनता के मुद्दे होते हैं वहीं पर सांसद गायब पाए जाते हैं। गजेंद्र जी, इसी पर अगर मैं एक बात और जोड़ दूं कि किसानों के मुद्दे को लेकर इतनी चर्चा हो रही है, इतनी बात हो रही है, हर कोई अपने तरीके से उनका रहबर बनने की कोशिश में दिखाई दे रहा है, लेकिन इन्हीं किसानों के मुद्दे पर जब अहम विषयों पर सदन में चर्चा होती है, कोरम पूरा नहीं हो पाता, और कोरम पूरा ना होने की वजह से वो चर्चा नहीं हो पाती। कौन कितना ईमानदार है किसानों के मुद्दे को लेकर? और यही सेलेक्टिव अप्रोच है जिसे लेकर प्रधानमंत्री स्टेटमेंट दे रहे हैं। मीनाक्षी जी, प्रधानमंत्री जी ने जो आज स्टेटमेंट दिया है मानवाधिकार आयोग के संबंध में, मानवाधिकार, लोगों के मानव अधिकारों के बारे में, निश्चित रूप से उन्होंने फोकस में अपने आप को भी रखा है और बाकियों को भी रखा है। पहली बात तो ये अपने आप को इस रूप में रखा है कि आप उनसे ये पूछिए कि दिल्ली के अंदर घटना हुई थी मात्र 15-20 किलोमीटर पर 5 साल की बच्ची की, वहां पर देश की जनता ने चुनकर गृह मंत्री, प्रधानमंत्री जी, अलग अलग मंत्रियों को बुलाया, उनको ये तो जाके पूछे, उसकी हालत पूछने के लिए केंद्र सरकार का कौन सा मंत्री पहुंचा था? जाकर के जानने की कोशिश की।
पिछले 7 सालों के अंदर ईडी के छापे, इनकम टैक्स के छापे, एक्साइज के छापे किन किन लोगों के ऊपर पड़ रहे हैं, आंकड़े उठा करके देखो तो उसके अंदर मानवाधिकार आयोग का पता लग रहा है कितना हनन हो रहा है। बीजेपी के किसी मंत्री के नहीं पड़ रहा, अपोजिशन के सारे लोगों के छापे पड़ रहे हैं। जहां जहां पर सरकारें भारतीय जनता पार्टी की है वहां पर कितना भी जघन्य अपराध हो, केंद्र का एक मंत्री नहीं बोलता रहे कि केंद्र का अधिकारी मंत्री पहुंचता नहीं है। क्या ये मानवाधिकार आयोग का, मानवाधिकारों का हनन नहीं है? एजेंसीज की छापेमारी से किसके मानवाधिकारों का हनन हो रहा है? गृह राज्य मंत्री के बेटे ने इतना नहीं, बड़ा गजेंद्र जी, कांड किया, किसके मानवाधिकारों का? अगर लखीमपुर के अंदर, एजेंसीज छापा वो मार आदमी रही पद हैं, के ऊपर बैठा है, एजेंसी 5 छापा मार रही है, तो किसानों को किसके कुचल करके मानवाधिकारों मार का हनन दिया। हो रहा है? 5 किसानों को कुचल करके मार दिया। क्या केंद्र की सरकार मानवाधिकार को कायम रखते हुए उसको पद से नहीं हटा सकी? क्या आप देश के अंदर एक मिसाल पैदा नहीं कर सके कि आज इस मंत्री के परिवार बेटे के ऊपर आरोप है, हम उसको किनारे रखते हैं? आपने अपना पॉइंट दिया सर, ठीक है, मैं इस पर जवाब ले लेती हूँ। सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुधांशु जी, कर रहे हो आप? विपक्ष का आपके ऊपर सबसे बड़ा आरोप ये है, 600 से ज्यादा किसान, ठीक है गजेंद्र जी, आपने अपना पॉइंट दे दिया, मैं सवाल पूछ रही हूँ। गजेंद्र जी, आपका ही सवाल पूछ रही हूँ, सुन लीजिए। पाकिस्तानी कहते हो, उनको देशद्रोही कहते हो, ठीक है, ये मानवाधिकार है? इसी सवाल का जवाब ले रही हूँ सर, सुन लीजिए। अब सुधांशु जी, विपक्ष ने आपके ऊपर 3 बड़े आरोप लगाए। प्रधानमंत्री जिस समय पर एनएचआरसी के इस कार्यक्रम में बोल रहे थे, उसी समय पर विपक्ष ने लखीमपुर याद दिला दिया। यहां पर अभी गजेंद्र जी ने दिल्ली की घटना याद दिला दी कि आपको भी सीख लेने की जरूरत है दूसरों को सीख देने से पहले। देखिए, मानवाधिकार, लखीमपुर और किसान, ये तीनों जो आयाम है इसके, मैं इस पे उत्तर देता हूं। देखिए, मेरा ये इको हो रहा है, जरा कह दीजिएगा, ठीक कर दें। साकला जी से मैं ये कहना चाहूंगा कि इनकी पार्टी ने चुनाव घोषणा पत्र में कहा था कि सीडेशन का लॉ, यानी देशद्रोह का कानून, हम समाप्त कर देंगे क्योंकि वो मानवाधिकारों का हनन है। परंतु 2019 के में आपने लिखा था, कोई भी जाके चेक कर सकता है कांग्रेस के घोषणा पत्र में, पर 2019 के बाद अगर सबसे पहली बार यूज हुआ है कहीं, और वो भी अपनी ही पार्टी के विधायकों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा लगाया है, तो राजस्थान की सरकार ने, जब अशोक गहलोत सरकार से असंतोष की बात चल रही थी। ये है इनका चरित्र और ये है उनकी राजनीति। मतलब जो पार्टी कहती है कि ये कानून खत्म कर देना चाहिए, अपनी पार्टी के खिलाफ, अपनी पार्टी के विधायकों के खिलाफ प्रयोग करती। अब लखीमपुर देखिए, साकला जी के मुंह से क्या निकला। आपने तो जेएनयू के चेयरमैन पर लगाया। सुनिए मान्यवर, 5 नहीं 4 और भी मारे गए। पर आपने आरोप लगा करके देशद्रोही का जेल में डाल दिया। डिसेंट डिबेट होती है, आपने अपने टर्न पे बोली है, मैं नहीं बोला था आपके इधर। आप बोलिए गजेंद्र जी, अब सुन लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। विपक्ष के 3 नेताओं ने बोला, अब मैं एक साथ जवाब ले रही हूं सुधांशु जी से। बोलिए सुधांशु जी। हाँ, तो अब सुनिए, इनके मुंह से निकला कि 5 किसान मार दिए गए। अरे वो 4 जो लाठियों से पीट पीट कर मार दिए गए, उनके बारे में कोई संवेदना नहीं। जो लोग गाड़ी से कुचल कर मारे गए, यदि भाग्यवश वो गाड़ी को देख लेते तो शायद बच जाते, 90% संभावना थी कि वो बच जाते। परंतु जो घेर कर लाठी से पीट पीट कर मारा गया, जमीन पे गिरे आदमी के ऊपर लाठियां बरसाई गई, वो तो सरासर हत्या है, सरेआम हत्या है। मगर किसी ने नहीं बोला कभी कि उनके ऊपर भी हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। साकला जी के मुंह से भी सिर्फ 5 की बात निकली। और इतना ही नहीं, आप देखिए, टिकैत तो यह तक बोल दिए कि उन 4 लोगों की हत्या के ऊपर हत्या का मुकदमा नहीं चलना चाहिए क्योंकि वो क्रिया की प्रतिक्रिया थी। वाह, उसके बाद कोई नहीं बोल रहा है, कोई टिकैत के खिलाफ कुछ नहीं बोला। कि ऐसा बयान क्यों नहीं बोला? क्योंकि साकला जी तो उस पार्टी से है ना जहां 5000 सिखों का कत्लेआम होने के बाद जलवाए जलाल से प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था, बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। कहा था किसी ने इस्तीफा दे दो। यह था मानवाधिकार के प्रति। और इनका मानवाधिकार के प्रति आग्रह यह कि भारत के इतिहास का सबसे बड़ा हमला हुआ भारत की संसद पर। जो लोग शहीद हुए भारत के सेना के सुरक्षा बलों के कर्मी, जब सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय सुना दिया, उसके बाद 7 साल तक अफजल गुरु को फांसी नहीं हुई। उन्होंने अपने मेडल लौटा दिए, उनके परिवारों ने कहा कि हमें नहीं चाहिए इस सरकार से मेडल। पर सोनिया गांधी जी की आंख में आंसू उसके लिए नहीं आए, बटाला हाउस इनकाउंटर के आरोपियों के लिए आए। यह सेलेक्टिव अप्रोच है। लखीमपुर से देख लीजिए, लखीमपुर के बाद से देख लीजिए, आतंकवाद का कोई मुद्दा देख लीजिए, हर तरफ सेलेक्टिव अप्रोच। जो कश्मीर में मारे गए वो क्या किसान के बेटे नहीं थे? क्या वो धनवान के बेटे थे? ना, उसमें भी तो 4 सिख थे। कितने बयान दिए कांग्रेस के लोगों ने?
ऑन दी अदर हैंड इनके नेता कहते हैं भारत के सेना अध्यक्ष को सड़क छाप गुंडा, चूंकि वो कार्रवाई करा, कोट अनकोट, वो कहते हैं पर्सनल बयान है, चलता है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, आपने अफजल गुरु के लिए फेवर में बोला, जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने सजा याफ्ता किया था, वो याकूब मेनन जिसको कि सर्वोच्च न्यायालय ने सजा दी, उसके लिए जुडिशियल किलिंग शब्द प्रयोग हुआ। इतना दिल में दर्द है उन लोगों के लिए, और भारत के सेना के लोगों के लिए इतना ज्यादा दिल में तलखी है। इसलिए मैं कहता हूं मानवाधिकार पे एक समान रखिए, किसी भी प्रकार का नहीं। अभी वर्मा जी जो बोल रहे थे सर, एक लाइन और ठीक है सुधांशु जी, आपने जो बात की है अभी, क्योंकि हम वो तस्वीरें भी दिखा रहे थे, ठीक है सुधांशु जी, जो आपने बात की, जिस तरह की परिस्थितियां कश्मीर में बनी हुई हैं अभी, बीते 10 दिनों का ही वहां पर जो हाल है, देखी नहीं जाती हैं तस्वीरें जहां पर बेगुनाहों को इस तरह से कत्ल कर दिया गया, जवानों को किस तरह से उनके ऊपर हमला किया गया, आतंकवादियों से लोहा लेते हुए वो शहीद हो गए, और उनके परिवार भी आज ये पूछ रहे हैं कि हमारे मानवाधिकार कहां हैं। और इसी पर गजेंद्र जी मैं आपसे जवाब चाहूंगी, देश की सबसे पुरानी पार्टी से आप संबंधित हैं, और एक हमारे देखिए दर्शक भोपाल मध्य प्रदेश से शिशिर भालचंद्र घाट पांडे, उन्होंने ये सवाल पूछा है कि आखिर प्रधानमंत्री ने गलत क्या कहा है, क्या मानवाधिकार की आड़ में कुछ लोग अफजल, याकूब, बुरहान, सोहराब, इशरत जैसे आतंकवादियों के पक्ष में खड़े नहीं हुए हैं। और इसी सवाल में मैं एक लाइन आपके लिए और जोड़ना चाहती हूँ गजेंद्र जी, जब महबूबा मुफ्ती इस तरह के हालातों में सीधे सीधे ये कह देती हैं कि पड़ोसियों से बात होनी चाहिए, सैफुद्दीन सोज आपकी पार्टी से ये कह देते हैं कि जो हाथ बंदूक उठा रहे हैं उनसे बात की जाए, क्यों मानव अधिकार कांग्रेस पार्टी को इन पीड़ित परिवारों के नहीं दिखाई देते? मीनाक्षी जी, किसने कहा कांग्रेस को दिखाई नहीं देते? महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर के सरकार तो करिए, आज सोज साहब के बयान की निंदा करिए, यहाँ पर कहिए फिर उन्होंने गलत कहा उठा करके उससे समर्थन ठीक है। नहीं सर, अभी फिर बोलिए, अगर आप कहते हैं कि आपको पीड़ितों की उतनी ही परवाह है, सैफुद्दीन सोज साहब ने कहा है कि बंदूक जो हाथ लेकर खड़े हैं उन बच्चों से बात होनी चाहिए। वो बच्चे हैं, वो बच्चे हैं, निर्दोष पिछले एक वो बच्चे हैं जो माखनलाल बिंद्रू को मारकर चले गए, क्या वो बच्चे हैं? पिछले एक हफ्ते के अंदर मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, माखनलाल बिंद्रू जो 90 के दशक में भी कश्मीर छोड़कर नहीं गए, पूरा सैफुद्दीन सोज साहब का स्टेटमेंट स्क्रीन पर चल रहा है सर, स्क्रीन पर चल रहा है स्टेटमेंट। माखनलाल बिंद्रू जो 90 के दशक में भी कश्मीर छोड़कर नहीं गए, उनको मार दिया। उनको मारने वाले क्या बच्चे हैं? वो बच्चे जो हाथ में बंदूक लेके घूम रहे हैं, और उनसे बात होनी चाहिए। क्यों बात होगी सर, बताइए देश को आज। या तो सैफुद्दीन सोज साहब के इस बयान को कहिए, आप आज देश के सामने कहिए कि क्या आपकी नजर में ये बयान सही है या गलत है, फैसला करिए। जाना चाहिए, ये एक नजर से नहीं देखा जाता, उसका परिणाम है ये। आज सर कश्मीर मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछ रही हूँ, सिर्फ मानवाधिकार पर सेलेक्टिव अप्रोच इस जवाब के साथ तय हो जाएगा सर आज। तमाम लोगों का गजेंद्र साहब, मानवाधिकार पर सेलेक्टिव अप्रोच इस एक जवाब से तय हो जाएगा। जिन हाथों में बंदूक है, सैफुद्दीन सोज साहब जिन्हें बच्चे कह रहे हैं, जिन्होंने माखनलाल बिंद्रू साहब को मारा है, क्या उनसे बात होनी चाहिए? उनसे बात होगी, हाँ या ना में बताइए। ये बयान गलत है, सही है, तय करिए। मैं ये कह रहा हूं, कोई भी आतंकवादी है, उस आतंकवादी के साथ कड़े से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। कोई कार्रवाई की जानी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई से पहले बात होगी क्या? संविधान के साथ तो सोच साहब ये बात क्यों कह रहे हैं? बात क्यों होगी? फिर कार्रवाई होगी ना, फिर तो इंसाफ होगा, बात होगी। किया उसके लिए कभी साथ खड़ी नहीं हुई। लेकिन आज जो कश्मीर पंडितों के लिए केंद्र की सरकार आंसू बहाती, उसे पूछना चाहेंगे कि जिस समय केंद्र के अंदर वीपी सिंह की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन उनको था, उस समय देश कश्मीर से कश्मीरी पंडितों के लिए आपकी सरकार ने क्या किया, मुझे बताइए। आज जाने के बाद कश्मीरी पंडितों के लिए आपकी सरकार ने क्या किया? देश की सबसे पुरानी पार्टी जिसने देश में सबसे लंबे समय तक राज किया, उस पार्टी ने क्या किया कश्मीरी पंडितों के लिए? बताइए, आज बताइए क्या किया? उसने देश को अखंड भारत रखा, देश को एकजुट रखा, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए सुधांशु जी ऐसा है क्या? 2 पीढ़ियों ने अपने आप को कुर्बान किया है। कुर्बानियों का इतिहास है। सुधांशु जी ऐसा है क्या? इस देश के लिए इंदिरा जी शहीद हुए, इसके लिए राजीव जी शहीद हुए, और इन लोगों ने देश के अंदर पहला आतंकवादी हमला महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गौडसे ने की, और उसको आज भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग उसे पूजते हैं, उसको माल्यार्पण करते हैं। ठीक है, सुधांशु जी बोलेंगे इस बात का। भारतीय झंडा जिसको आरएसएस ने 40 साल तक अपने कार्यालय पर नहीं फहराया, वो लोग है ये। सर इतिहास में अगर जाएंगे तो इतिहास में किससे क्या गलतियां हुई हैं, उस आईने में अगर वर्तमान को देखने लगेंगे तो बहुत लोगों पर बहुत से आरोप आएंगे सर। ठीक है सर, इमरजेंसी का दौर भी देश ने देखा है।
सर इमरजेंसी का दौर भी देश ने देखा है, लेकिन मैं तो आपसे आतंकवाद पर सवाल पूछ रही थी, मैं तो आपसे आज की तारीख पर सवाल पूछ रही थी। इतिहास में तो मैंने पूछा ही नहीं सर, मैं आपको इतिहास, सर मैं इतिहास में पूछ नहीं रही आपको, गजेंद्र जी वर्तमान पर पूछ रही हूँ। माखनलाल बिंद्रू और उनके परिवार के भी अधिकार हैं, उनके भी मानव अधिकार हैं, उस पर सवाल पूछा, लेकिन आप सैफुद्दीन सोज साहब के बयान पर कुछ जवाब नहीं दे पाए। सुधांशु जी आप रिस्पॉन्ड करिए, फिर मैं बाकी मेहमानों से इस पर बात करूंगी। ठीक है, महात्मा गांधी की हत्या करने वाले, ठीक है सुधांशु जी जवाब दीजिए। देखिए जब आपने भटके हुए सर्टिफिकेट मांगते, आप साकला जी, मैं बोल आम आदमी को देशद्रोही का सर्टिफिकेट बांटते फिरते, जेएनयू में पढ़ने वाले बच्चों को देशद्रोही के रूप में जेल में डाल देते, और ये तो कानून हमारा। ठीक है सर, आपने अपना पॉइंट रखा, मुझे उम्मीद थी सर, मुझे उम्मीद थी कि डिबेट में आप एक पॉइंट के तौर पर महात्मा गांधी का जिक्र ना करके आज की तारीख में जो कश्मीर में हो रहा है आप उस पर बात करेंगे, लेकिन आपने यहां भी सिलेक्टिव अप्रोच अपनाया। ठीक है, अब मैं सुधांशु जी से जवाब ले रही हूं। सर आप अपनी बात पूरी कर चुके हैं, सुधांशु जी बोलेंगे, फिर मेरे बाकी मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं, उनकी बात भी मुझे जाना है। कैसे नहीं करे? ठीक है सुधांशु जी बोलिए। क्यों चाहते हो? सुधांशु त्रिवेदी से पूछिए, क्या ये सर तब पूछ पाऊंगी ना जब आप चुप होंगे, उनसे जवाब तो ले लूं। गौडसे की जो कृत्य किया। ठीक है सर, आपने रख ली अपनी सारी बातें, बार बार रिपीट करने से सवाल बदल नहीं जाएंगे। ठीक है, मैंने आपका सवाल सुन लिया, उसी पर जवाब दे रहे हैं। बोलिए सुधांशु जी। हाँ देखिए, आखिर में ये भटके हुए जवानों की बात का जवाब न देकर अटक के अपने उस पुराने पॉइंट पे जाके लटक गए, जिसपे इनको जाने की आवश्यकता नहीं थी। सुधांशु जी आप बताइए, नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, दो प्रधानमंत्रियों का आपने नाम लिया जो शहीद। नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, मैं जवाब दे रहा हूं, आप बोलने तो देंगे। बोलो आप। एक सेकंड, जिसने भारत के गजेंद्र जी एक सेकंड प्लीज मेरी बात सुनिए। ये बहस नाथूराम गोडसे पर आज नहीं हो रही है, ये बहस आज महात्मा गांधी पर नहीं हो रही है, ये बहस आज मानव अधिकारों पर हो रही है, जो अपने आप में एक गंभीर मुद्दा है। ये बहस उन बेगुनाहों की हत्याओं पर हो रही है जो कश्मीर में अगर किलिंग्स हुई है, उस पर सवाल उठा रही हूं मैं। इस पर बात हो रही है सर, उस मुद्दे पर जवाब दीजिए, बहस से ना भटके तो बेहतर होगा। सुधांशु जी आप इस बात पर रिस्पॉन्ड करिए, फिर मुझे बाकी मेहमानों से भी रिएक्शंस लेने हैं उसके बाद। नहीं देशद्रोही और मीनाक्षी जी ये भटके तो मैं उस पॉइंट पे भी जवाब दूंगा। सुधांशु त्रिवेदी आप क्या कहेंगे नाथूराम गोडसे के ऊपर? अरे भाई देखिए क्या तरीका है भाई, बोलिए आप। नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। मैं वो भी जवाब दूंगा, ऐसे नहीं बच के नहीं जा पाएंगे। साकला जी जवाब तो देने दीजिए, आप महात्मा गांधी जवाब तो देने दीजिए, काहे चीखने काहे लगे भाई। गजेंद्र जी मैं आपसे आखिरी बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं आपसे कई बार रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ, प्लीज रुकिए। आपने अपना पॉइंट रख दिया, डाउन कर दीजिए, ऐसे बहस नहीं हो सकती। पिछला 5 मिनट आपको अगर रिवाइंड करके सुनाऊंगी तो आपको मालूम चल जाएगा कि कितनी देर आप बोले। ठीक है, बाकी लोगों को बोलने का समय दीजिए, थोड़ा सा प्लीज। गजेंद्र जी प्लीज, फिर मैं मजबूरन मुझे आपका ऑडियो डिप करना पड़ेगा, प्लीज समझिए बात को, प्लीज इनका ऑडियो डिप करिए, शायद मेरी बात नहीं पहुंच रही है उन तक। ठीक है सुधांशु जी आप कंप्लीट करिए। हाँ मैं जवाब देता हूं। देखिए इन्होंने 2 प्रधानमंत्रियों का जिक्र किया, तो मैं यह भी बताना चाहता हूं देश में से कौन से 2 प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने भारत रत्न, जिस कमेटी का चेयरमैन खुद प्रधानमंत्री होता, अपने प्रधानमंत्रित्व काल में अपने को अर्पित किया। तेरा मुझको अर्पण क्या लागे, तेरा स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू और स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, तो जो किया उससे ज्यादा ले भी लिया। अब आता हूं उस पर जिस टॉपिक पे इनको जाना नहीं चाहिए था, पर चले गए। महात्मा गांधी एक आदमी नहीं थे। अरे उसी पे आ रहा हूं भाई, क्या तरीका है यार, बदतमीजी लगातार बोलते चले जा रहे हैं भाई। मैं एकदम शांति से बैठा हूं, आ रहा हूं, मैंने उसी टॉपिक पे आया। कोई बदतमीजी नहीं, शांति तो रखिए, 20 बार आप रिपीट कर चुके हैं। क्या बहस को इस ढंग से करना चाहते, समझदार आदमी होकर भी। गांधी कब कहोगे? अब मैं बोल सकता हूं मीनाक्षी जी, या तो इनका ऑडियो डाउन कर दीजिए, नहीं तो इनको बोलने दीजिए। गजेंद्र जी मैं बार बार ये बात क्लियर कर चुकी हूँ कि नाथूराम गोडसे पर बहस नहीं हो रही है, महात्मा गांधी पर बहस नहीं हो रही है, मानव अधिकारों की बात हो रही है। नाथूराम गोडसे पे जवाब दे रहा हूं। ठीक है, मैं नाथूराम गोडसे पे जवाब दे रहा हूं, मैं नाथूराम गोडसे पे जवाब दे रहा हूं। महात्मा गांधी कोई एक हार्ड मास के व्यक्ति नहीं थे, वो एक सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वो एक वैचारिक अधिष्ठान के प्रतीक थे, वो एक राजनीतिक दर्शन के प्रतीक थे, जिसकी वजह से देश उनको राष्ट्रपिता कहता है। महात्मा गांधी का राजनीतिक दर्शन क्या था? राम राज्य। नित्य का भजन क्या था? रघुपति राघव राजा राम। अंतिम शब्द क्या था? हे राम, जो आज तक समाधि पे लिखा है। और जिस दिन 2007 में आपने कहा, हलफनामा देकर के राम थे ही नहीं, आपने महात्मा गांधी के वैचारिक दर्शन, महात्मा गांधी की श्रद्धा, महात्मा गांधी के अंतिम वाक्य की हत्या कर दी, महात्मा गांधी की आत्मा की हत्या कर दी। बोलिए,
शरीर का हत्यारा बड़ा या आत्मा का हत्यारा बड़ा? आप कहिए। आत्मा का हत्यारा गांधी परिवार मुर्दाबाद, मैं बोलने को तैयार हूं। शरीर का हत्यारा नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, बोलिए। और आप तो क्या बात करते, आपने तो अपनी किताबों में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सूर्यसेन को आतंकवादी लिखा। शर्म आनी चाहिए जेएनयू की किताबों में। और जब भगत सिंह के भाई के पोते यादवेंद्र सिंह संधू ने मुद्दा उठाया तो बेशर्मी से जवाब दिया कि अगले वाले हमने संस्करण में वो हटा दिया है, माफी मांगे। भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, सूर्यसेन को आतंकवादी लिखने वाले आज आके भाषण दे रहे हैं। स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ने वाले एलन ऑक्टेवियम ह्यूम नाम के ब्रिटिश अधिकारी द्वारा 28 दिसंबर 1885 को जो पार्टी स्थापित होती है, स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में हम क्या जाने? स्वतंत्रता आंदोलन 1946 के नेतृत्व में लड़ा गया, कांग्रेस के जाबाज लोगों ने लड़ा है। कैबिनेट मिशन प्लान में लॉर्ड माउंटबेटन शपथ दिलाते हैं, तब तो विधि द्वारा स्थापित। जी सर, देखिए ये विचारधाराओं पर मैंने ये डिबेट आज नहीं बुलाई है। विचारधाराओं पर पब्लिक का सवाल नहीं पूछा जा रहा है। जो पब्लिक का सवाल है वो आज सिलेक्टिव मानवाधिकार को लेकर जो अप्रोच राजनीतिक दलों का रहता है, सवाल उस पर पूछा जा रहा है। ठीक है सुधांशु जी। गांधी की आत्मा का हत्यारा गांधी परिवार मुर्दाबाद, मैं बोलने को तैयार हूं। गोडसे मुर्दाबाद, बोलिए। कांग्रेस बना, भागिएगा नहीं। पार्टी गांधी की बिल्कुल, ये यहाँ पर विचारधाराओं की लड़ाई नहीं हो रही है। यहाँ पर ये बात हो रही है कि जब मानव अधिकारों की बात है तो उसे संकीर्ण नजरिए से क्यों देखा जा रहा है, उसे बड़े चश्मे से क्यों नहीं देखा जा रहा। और सुधींद्र भदौरिया जी, ठीक है, मैं चर्चा में सुधींद्र जी को लाना चाहूंगी। प्रधानमंत्री ने जो आज स्पीच दिया, उन्होंने जो भाषण दिया सुधींद्र जी, उसमें कई और बिंदु भी तो थे। उसमें सिर्फ बात यहीं तक तो सीमित नहीं थी कि मानव अधिकारों को राजनीतिक हितों के साथ ना साधा जाए। प्रधानमंत्री ने आज ये भी कहा कि महिलाओं के लिए किस तरह से अनेक सेक्टर्स खोले गए, 24 घंटे सुरक्षा के साथ वो काम करें, इसे सुनिश्चित किया जा सके। और आज भारत में करियर वुमन को 26 हफ्ते की पेड मैटरनिटी लीव मिल रही है। मुस्लिम महिलाओं को नया अधिकार दिया गया है। क्यों मैं ये बातें मेंशन कर रही हूं कि मानव अधिकार सिर्फ कुछ विशेष घटनाओं तक क्यों सीमित रहें, हम उसे बड़े नजरिए से उस पर बात क्यों नहीं करते हैं। मानव अधिकारों की बात होगी तो फिर तो गरीबी की बात भी होगी, फिर तो भुखमरी की बात भी होगी, फिर तो लोगों के विकास की बात भी होगी। और ऐसे में अलग अलग राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारें हैं, अपने अपने गिरेबान में झांकने से हर कोई चूक जाता है। सुधींद्र जी देखिए ये जरूरी है कि हम इसको संपूर्ण परिप्रेक्ष्य के अंदर देखें जिस विषय को आपने रखा है। हो ये रहा है कि अगर हमारी सरकार है तो सब कुछ अच्छा हो रहा है, और अगर किसी और की सरकार है तो सब कुछ बुरा हो रहा है। तो ये केवल आप एक पार्टी के लिए नहीं कह सकते। ये जो लोग बहस कर रहे हैं तो 84 के दंगे होंगे तो फिर होगा कि भाई दरख्त हिलता है, पर जब गोदरा होगा तो फिर ये लोग विरोध करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, इनके यहां अगर कोई कांड होगा दलित उत्पीड़न का राजस्थान में तो ये मौन रहेंगे, हाथरस पर बोलेंगे, और हाथरस पर जो नहीं बोलते हैं वो राजस्थान पर बोलेंगे। मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि अगर ये इस प्रकार का दृष्टिकोण रखेंगे तो इनकी साख नहीं रहेगी। और दिक्कत यही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हो या फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार हो, ये अपने विषय में जब इनके ऊपर आता है तो ये मौन रहते हैं, मौन धारण कर लेते हैं। और जब ये दूसरे का कोई समय आता है या कोई समस्या होती है तो उस पर खूब प्रहार करते हैं और प्रखर ढंग से प्रहार करते हैं। ये जो भेदभाव का तरीका है, इसकी वजह से जनता इन दोनों पार्टियों के तौर तरीकों से निराश है। दोनों पार्टियों की बात नहीं है सर, सभी पार्टियों की बात है, सभी पार्टियों की बात है सुधींद्र जी। और देखिए अभी दिल्ली से सुनील सरीन जी हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, उन्होंने सवाल भेजा है, मैं उस सवाल को इस कार्यक्रम में शामिल करना चाहती हूँ, सवाल पब्लिक का। सुनील सरीन दिल्ली से कह रहे हैं कि हर राजनीतिक दल अपने राज्य के प्रति जागरूक ना होकर दूसरे राज्य में राजनीति करते दिखाई देते हैं। अगर सब अपने अपने राज्य में कानून का डर व सख्त जुर्माना लगा दें तो शायद ऐसी घटनाएं हो ही ना। वर्मा जी आपसे जवाब चाहूंगी इस पर। नहीं देखिए ऐसा है मीनाक्षी जी, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे और मुझे लगता है कि इन लोगों को ये समझना चाहिए कि आप जिस विचारधारा को लेके आए हैं और आप जिस जगह की बात कर रहे हैं, क्या आपने अपने गुरु जी की किताबें नहीं पढ़ी हैं क्या? वी और अवर नेशनहुड डिफाइंड, जिसमें वो साफ साफ कहते हैं कि हमें हिटलर और जर्मनी से सीखना चाहिए।
किस तरीके से माइनॉरिटीज को दबा के वो एक राष्ट्रभक्त को करते हैं। तो हिटलर से और मुसोलिनी से आप सीखते हो और आज आप मानवाधिकार की बात करते हो। यही प्रधानमंत्री जो सिलेक्टिव अप्रोच की बात करते हैं, 4 दिन पहले जब लखनऊ आते हैं, जो मात्र 100 किलोमीटर की दूरी से खाली लखीमपुर था, एक शब्द नहीं बोलते हैं। 2 घंटे तक भाषण देते रहते हैं, एक शब्द नहीं बोलते हैं कि वहां पे 8 लोग की मृत्यु हो गई हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो, चाहे किसान के हो गए। क्या वो सिलेक्टिव मानवाधिकार नहीं था? क्या वो राजनीतिकरण नहीं था? मुख्यमंत्री भी नहीं बोलते हैं। और अभी किसी सेलिब्रिटी का बर्थडे हो जाए तो 7:15 बजे जो है प्रधानमंत्री जी ट्वीट करके बोल देते हैं। क्या सिद्दीकी कप्तान आपका जर्नलिस्ट था जो तालिबान में जर्नलिज्म करते हुए मारा गया? आप एक शब्द नहीं बोलते हो, तब आपकी सिलेक्टिव मानवाधिकार नहीं याद आता है? तो भाषण देना कोई आरएसएस वालों से और भारतीय जनता पार्टी वालों से सीख ले। तेज से चिल्लाने से विचारधाराएं नहीं बदलती। और जो राम की बात आप भगवान श्री राम से जोड़ना चाहते हैं, जवाब ले लेती हूँ पहले एक बार। मेरी बात पूरी होने दीजिए। अब मैं इस सवाल का जवाब दे दूं, फिर वो सवाल ना खो जाए बीच में। सुधांशु जी, ये आरोप तो बार बार विपक्ष आप पर लगाता ही रहा है, और आशुतोष जी ने अभी जिस बात का जिक्र किया कि प्रधानमंत्री वहां पहुंचे, लेकिन लखीमपुर में जो हुआ, जिसमें 8 लोगों की मौत हुई, हिंसा की लेकर एक बड़ी घटना हुई, उस पर कोई बयान नहीं आया, किसी तरह की कोई बात नहीं दिखाई दी, ना कोई ट्वीट दिखाई दिया। दानिश सिद्दीकी की मौत हो गई अफगानिस्तान पर, उस पर कोई बात नहीं हुई, कहीं से कोई रिएक्शन नहीं। क्या ये सेलेक्टिव चुप्पी नहीं है? विपक्ष का ये बड़ा आरोप है आप पर। देखिए, जब आप सत्ता में हो तो आपका काम बोलना नहीं, आपका काम करके दिखाना है। जितने भी लोगों की दुखद मृत्यु हुई, योगी जी की सरकार ने 45 लाख रुपए सबको समान रूप से दिए। हम तो कार्रवाई करके बातें बोली गई, क्या वो सिर्फ विपक्ष के लिए हैं? जो लोग दोषी थे उनके विरुद्ध कार्रवाई हुई। सर, तो फिर जो गृह राज्य मंत्री सारी बातें विपक्ष के लिए हैं क्या? देखिए, गृह राज्य मंत्री के नहीं, मैं तो कह रहा हूं हमने तो करके दिखाया। गृह राज्य मंत्री के बेटे पे पुलिस 14 दिन की कस्टडी मांगती है, न्यायालय ने 3 ही दिन की कस्टडी दी। और ये लिखती है कि बेटे को गिरफ्तार होने में सर कितना समय लगा? 302 की धारा होते हुए, 302 की धारा होते हुए, गंभीर धाराएं होते हुए, गृह राज्य मंत्री के बेटे को गिरफ्तार होने में कितने दिन लगे? मुझे बोलने का मौका नहीं मिल रहा है, ये तो बड़ा अन्याय है भाई। बोलिए सर। अरे भाई, न्याय मत कीजिए बोल लेते हैं, उसके बाद मेरे ही बोलने में अरे आप सत्ता पक्ष के साथ न्याय नहीं होगा भाई। कुछ नहीं बोलता हूं, जो है बात आप गलत सही जो बोल रहा हूं, अपने टर्न का इंतजार करता हूं बोलने के लिए। ठीक है सर, मैं आपसे यही पूछ रही थी कि आपने कहा वो गिरफ्तार, उनकी कस्टडी मांगी गई। नहीं बोलते हैं मान्यवर सर, गृह राज्य मंत्री के बेटे को गिरफ्तार होने में कितना समय लगा? परिवार के बेटे के लिए 14 दिन की कस्टडी मांगी गई। उदाहरण बता दें भारत के इतिहास में, उदाहरण बता दें। नहीं तो ये इतिहास बहुत अच्छा रहा है क्या? अब मैं जवाब देता हूं आगे की चीज पे। अभी वर्मा जी ने कहा, अरे भाई क्या तरीका है बार बार बोलने का? भाई मैं एकदम शांति से सुनता हूं सबको। आप सवाल पूछ रहे हो, मैं जवाब दे रहा हूं। से बहस करिए सब लोग। देखिए, वर्मा जी ने कहा कि हम लोग नहीं बोलते हैं। अरे तो जवाब के लिए मैंने अपने टर्न का इंतजार किया, आप भी अपने टर्न का इंतजार करिए। अब मैं आपके सवाल का आशुतोष जी 1 सेकंड रुकेगा, मैं आऊंगी आपके पास। सुधांशु जी, 2 बातों पे कैटेगोरिकली जवाब दीजिए, क्योंकि ये बड़े आरोप आपके ऊपर भी है सिलेक्टिव अप्रोच को लेकर। कुलदीप सेंगर से लेकर टेनी साहब के बेटे तक गिरफ्तारी तब हुई जब जबरदस्त विवाद हुआ, सब तरफ से चौतरफा दबाव बना, विपक्ष ने शोर मचाया, आम जनता का गुस्सा फूटा, तब गिरफ्तारी हुई। क्यों? क्योंकि मामला आपके मंत्री का था। ये किसने कहा कि गिरफ्तारी उसके बाद हुई? 2 लोगों की गिरफ्तारी के अगले दिन गिरफ्तारी हुई है आशीष मिश्रा की। इस फैक्ट को भी चेक कर लेना चाहिए। कुलदीप सेंगर का केस सीबीआई को डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रेफर किया है, ये ऑन रिकॉर्ड है। कोई जाके यूपी के उस समय डीजीपी ओपी सिंह थे, जाके चेक कर ले कोई। इसलिए मैं कह रहा हूं प्रचार अलग है, सत्य अलग है। और मानवाधिकार पर जवाब दे देता हूं। वर्मा जी ने कहा कि हम लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, इनसे पूछिए इनके नेता क्या क्या बोलते हैं। ये क्या तरीका है भाई? ठीक है सर, कंप्लीट करिए। ठीक है, वर्मा जी की बात का जवाब दे रहा हूं, आपकी बात सुन रहे हैं, आप कंप्लीट करिए। ठीक है, हाँ बोल रहा हूं। अरे भाई क्या तरीका है? हर बात में तो बीच में डिस्टर्ब करेंगे, फिर कहेंगे कंप्लीट करिए। चारों लोग प्रश्न हमसे पूछेंगे, दूसरे सेंटेंस पे कूद पड़ेंगे, फिर कहेंगे आप कंप्लीट कर दीजिए। नाराज में तो ये सर जवाब सरकार को ही देना पड़ता है। सबको देख लीजिए, बुला के 12 मिनट बोले और मुझे 12 सेकंड नहीं बोलने दिया गया एक बार में। जवाब क्या तरीका है बहस करने का? बुलवाइए इनसे फिर। अब आपसे अब आराम से जवाब सुनेंगे पहले। हाँ तो मैं कह रहा हूं ना, 12 मिनट बोले सब लोग मिला के, मुझे 12 सेकंड। सुनिए मीनाक्षी जी, रिकॉर्ड को बैक करके देख लीजिए, 12 सेकंड मुझे मिले। मैं आपको समय दे रही हूँ सर। अब आप जब अपना जवाब कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही मैं विपक्ष का अगला सवाल लूंगी। ठीक है सर, अनइंटरप्टेड सर आप ही बोलेंगे, मैं उसके बाद ही लूंगी विपक्ष का सवाल। वर्मा जी बोले कि हम बोलते नहीं हैं। वर्मा जी बोले कि हम बोलते नहीं हैं। अरे आप तो क्या क्या बोलते हैं।
24 हिंदू कार सेवकों को मरवा दिया था। मार्च 2017, पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, कैंटोनमेंट विधानसभा का उपचुनाव, आपके मुलायम सिंह जी ने बोला 40 भी मर जाते तो गम नहीं था। मानवाधिकार के चैंपियन खड़े हैं। दूसरे, ये बताइए, सुधींद्र भदौरिया जी इतने वरिष्ठ व्यक्ति हैं, इनकी पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी 4 जून 1995 कातिलाना हमला, 40 विधायकों को मार मार के लेके चले गए। ये मायावती जी का रिकॉर्डेड बयान है, मेरी हत्या करना चाहते थे, बचाने कौन गया? हमारे नेता स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी। ये मानवाधिकार के चैंपियन खड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश में आतंकवादियों का जो हमला हुआ उत्तर प्रदेश के कचहरी में, जिसमें लखनऊ, फैजाबाद, बनारस, आतंकवादियों से मुकदमे वापस कर लिए अखिलेश जी की सरकार में, ये आतंकवाद के चैंपियन खड़े हुए हैं। भदौरिया जी से पूछ लीजिए, इनकी पार्टी ने नारा दिया था उत्तर प्रदेश जब बिल्कुल दबा हुआ था, चढ़ गुंडन की छाती पर, मोहर लगाओ हाथी पर। यह किसके लिए कहा था? हमारे लिए या इनकी वर्मा जी की पार्टी के लिए? मायावती जी का रिकॉर्डेड बयान है दूरदर्शन में कि कोट उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा गुंडा मुलायम सिंह है, अनकोट, मेरा बयान नहीं है। बोलिए क्या कहना है दोनों का एक दूसरे के लिए? मायावती जी ने तो कहा था उनके मानवाधिकार की रक्षा करने के लिए हमारे नेता स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी आए थे, उन्होंने राखी भी बांधी थी। और ये मानवाधिकार की अब बात कर रहे हैं जिन्होंने सरेआम का मैंने मरवा दिया। इतनी सेलेक्टिव अप्रोच। और उसके बाद अपराधियों, आतंकवादियों के घर पे जाके सजदा करते हैं आजमगढ़ में। पूछिए इनसे कोई गया एक बार भी? उसी आजमगढ़ में ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान का घर है, जो भारत के लिए शहीद होने वाले पहले गैलेंट्री अवार्ड तक कोई नहीं गया इनमें से। कोई सेक्युलरिज्म का सूरमा नवीर अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगांठ में गए, केवल आतंकवादियों। इसलिए मैंने सिर्फ ये बात कही कि अब आप ये जवाब दे दीजिए, आपका चेहरा बिल्कुल बेनकाब है, आपके मानवाधिकार सिर्फ आतंकवादियों के लिए है और देश के लिए नहीं। नहीं तो बहन मायावती जी का जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक है सर, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सबके पास अपने तर्क और अपनी दलीलें हैं। लेकिन मैं बार बार जिस चीज का जिक्र कर रही हूं कि जब मानव अधिकारों की बात हो रही है तो हम बड़ी तस्वीर को क्यों भूल जाते हैं, बड़ी तस्वीर क्यों नजरअंदाज हो जाती है, और क्यों हर राजनीतिक दल उसकी तरफ, उसके लिए काम करने के लिए जिम्मेदार नहीं दिखाई देता है। बहस के अगले पड़ाव पर मैं इसी मुद्दे को लेकर आऊंगी और मानव अधिकारों को लेकर देश में क्या स्थिति है, इस पर कुछ आंकड़े भी आपके सामने होंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। तो एक बार फिर स्वागत है आपका सवाल पब्लिक का। आप देख रहे हैं और लगातार चर्चा इस बात पर हो रही है कि देश में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनएचआरसी के कार्यक्रम में मानव अधिकारों पर जब कुछ लोग अपने फायदे के लिए, राजनीतिक हितों के लिए सेलेक्टिव अप्रोच अपनाते हैं, उसे लोकतंत्र के लिए नुकसानदेह बताया। तो उसी पर हम आज ये खास बहस कर रहे हैं। बहस के अब अंतिम पड़ाव पर इस वक्त हम मौजूद हैं और अपने सभी गेस्ट से मैं क्लोजिंग रिमार्क यहां पर लेना चाहूंगी। लेकिन मैं बात कर रही हूं एक बड़ी तस्वीर की, और उस बड़ी तस्वीर को हम किसी पार्टी विशेष के नजरिए से ना देखें, बल्कि इस तरह से देखें कि अगर देश में ये हालात हैं तो सभी राजनीतिक दल उस पर कुछ बड़े काम करें, मजबूत कदम उठाएं। और इसी को लेकर मैं कुछ चीजें हैं मेरे पास इस वक्त इस रिसर्च में जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूं। भुवनेश्वर की घटना है जहां पर कालाहांडी में आदिवासी को अपनी पत्नी का शव अस्पताल तक ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिली थी। पति कंधे पर शव लेकर 10 किलोमीटर तक चला। और ये कोई इस तरह की एक घटना नहीं है, देश में हर साल सैकड़ों ऐसी घटनाएं आती होंगी जो आपने भी टेलीविजन स्क्रीन में, खबरों पे, इधर उधर सब जगह देखी होंगी। ठंड और गर्मी से देश में जो मौतें होती हैं, आपको लगेगा कि ये शायद ऐसी बात भी नहीं है जिसे आप उतनी गंभीरता से लें, क्योंकि शायद हमको इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सच्चाई क्या है कि भारत में भीषण गर्मी की वजह से 83,000 लोगों की जान चली जाती है। वहीं अत्यधिक ठंड की वजह से मरने वालों का आंकड़ा 6 लाख से ज्यादा है। 3 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण गंदा पानी पी रहे हैं, यानी कि 23% आबादी जो है वो गंदा पानी पीने को मजबूर है। 19 करोड़ लोग भूखे पेट सोने को मजबूर हैं। तो मानव अधिकारों की बात यहां पर आती है और ये वो बड़ी तस्वीर है जिसका जिक्र मैं शांतनु जी बार बार कर रही हूं कि आखिर क्यों इस बड़ी तस्वीर को देखने में हम चूक जाते हैं। जी आपने बिल्कुल ठीक कहा। और प्रधानमंत्री ने हमें मेरे ख्याल से इस महीने में 2 बार चेताया है। जब एक बार उन्होंने पहली बार कहा कि जो किसान आंदोलन हो रहा है और जो राजनीतिक पार्टियां इसको सपोर्ट कर रही हैं वो राजनीतिक धोखाधड़ी है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि कांग्रेस ने, आम आदमी पार्टी ने, एनसीपी ने अलग अलग समय पे इसी तरह के फार्मर रिफॉर्म्स की बात करी है, लेकिन हाँ उनमें ऐसी हिम्मत नहीं है कि वैसे फार्म रिफॉर्म्स ला सकें। और उन्होंने यही बात अभी हमें सिलेक्टिव मानवाधिकार की कि भाई जब जाति आपको सूट करे, जब धर्म आपको सूट करे, जब स्टेट आपको सूट करे, तब आपका मानवाधिकार। तो मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री देश की राजनीति को दिशा दे रहे हैं और मेरे ख्याल से यहाँ दलगत राजनीति से अलग होकर हम सबको इससे संकेत देना चाहिए, एज ए कमेंटेटर भी और एज पॉलिटिशियंस भी,
कि एक सकारात्मक राजनीति देश को आगे ले जा पाएगी, ना कि दलगत राजनीति। आशुतोष जी। नहीं, देखिए ऐसा है कि भारतीय राजनीति में इस बात को सभी लोग जानते हैं कि इस देश में जिस प्रकार से धर्म के बीच विभाजन करके किसका फायदा हुआ है, इस देश में किसी भी सेकुलर ताकतों को फायदा नहीं हुआ है। वो फायदे जो राइट विंग में रही है उनका शुरुआत से फायदा रहा है, आज से नहीं है, आजादी के पहले से भी उनका मान था किसी तरीके से हिंदू राष्ट्र बनाओ। और जहां तक हिंदुस्तान में जो आपने बात करी है वो एक अलग पहलू में है, लेकिन जिस तरीके से लोगों के बीच में वैषम्यता फैलाना, हिंदू और मुस्लिमों के बीच आग लगाना, एक पक्ष की बात बोलना, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे वो गृह नहीं, लेकिन आशुतोष जी यही तो सवाल है ना कि अगर मानव अधिकारों की बात भी हो रही है तो सिर्फ उसे आप धर्म के चश्मे से क्यों देख रहे हैं? उसमें गरीबों की भी, वंचितों की भी, शोषितों की भी, मजदूरों की भी, इन सबकी बात होगी ना सर। मैंने बिल्कुल बात करी, और मैं धर्म के चश्मे से भी नहीं देख रहा हूं, मैं हर उस चीज से बता रहा हूं जिससे देश को बचाया जा सकता है भारतीय जनता पार्टी और उनके खतरनाक इरादों से। जहां तक सर मुझे एक बयान याद है, मुलायम सिंह यादव जी ने ही बोला था, ठीक है, मुलायम सिंह यादव जी ने ही बोला था कि लड़कों से गलती हो जाती है। आज जब डिबेट पर बैठकर हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो क्यों नहीं हम खुलकर डंके की चोट पर ये कहते हैं कि हाँ वो बयान गलत था? क्यों नहीं कह देते आप लोग? मुझे वो बयान भी याद आता है जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि कुत्ते का बच्चा जब कार के नीचे दबता है तो चलिए, अगर आप उनका बयान गलत मान रहे हैं तो क्या इससे मुलायम सिंह जी का सही साबित हो जाता है? किसान उनका गलत दिखाकर क्या हमारा गलत सही साबित हो जाता है सर? नहीं बिल्कुल नहीं होता, लेकिन मैं ये कह रही हूँ सर, मैं ये कह रही हूँ कि जब मानव अधिकारों की बात हो रही है तो मानव अधिकारों की बात बड़े पर्सपेक्टिव में क्यों नहीं हो पाती? बड़े पर्सपेक्टिव में, अगर बड़े पर्सपेक्टिव की बात जाए, वो बड़ा पर्सपेक्टिव मिसिंग क्यों है सर? दया आती है, अगर कुत्ते के बच्चे के लिए दया आती है तो किसानों के लिए थोड़ी तो दया आनी सर। लड़कियों के लिए दया नहीं आती है? जिन लड़कियों के साथ बलात्कार हुए उन पर दया नहीं आती है? हम ये कहेंगे कि लड़कों से गलती हो जाती है? किसी लड़की के साथ अगर बलात्कार होता है तो वो लड़कों से हुई गलती है? नापने का पैरामीटर प्रधानमंत्री का भी तो होना चाहिए। आज सर कह दीजिए ना कि बहुत गलत बात कही थी मुलायम सिंह जी ने, क्या आज आप ये बात कह सकते हैं सर? मैं इस बात को मानता हूं कि वो सर आज ये बात आप कह सकते हैं, बहुत गलत बात कही थी उन्होंने। क्या आप ये बोल सकते हैं कि वहां पे बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी, सर मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या आप आज ये बात कह सकते हैं लड़कियों के, महिलाओं के मानव अधिकारों को देखते हुए जिनके साथ बलात्कार हुआ है उनके जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा ये बयान था? उसका एंगल आप दूसरा देना चाह रही हैं। सर मैं कोई एंगल नहीं देना चाह रही, मैं कोई एंगल नहीं देना चाह रही, मैं आपको तस्वीर का दूसरा पहलू दिखाना चाह रही हूँ, तस्वीर का दूसरा पहलू दिखाना चाह रही हूँ, तस्वीर का दूसरा पहलू दिखाना चाह रही हूँ सर। इस देश की आधी आबादी के भी अधिकारों की बात कर रही हूँ, इस देश की आधी आबादी की भी अधिकारों की बात कर रही हूँ। और सर देखिए सुधींद्र जी, 40 करोड़ के लोग, ठीक है सुधींद्र जी, देखिए ये बार बार सिलेक्टिव अप्रोच को लेकर जो पूरी बहस चली वो यही थी कि सिर्फ हम कुछ विशेष घटनाओं पर सिमट कर क्यों रह जाते हैं। आधी आबादी का भी जिक्र होता है, महिलाओं को लेकर जब ये बात होती है तो संसद में तो महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो पाता सर। देखिए, मैं शुरू से मैंने कहा और मैं फिर से दोहरा दूं, ये जो दोहरा मापदंड है कि हम अगर हैं तो सब अच्छा कर रहे हैं और अगर अन्य हैं तो वो सब खराब कर रहे हैं, ये अप्रोच अपने आप में गलत है। और हमने दोनों सरकारों में देखा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार हो, इसीलिए इनको जनता कसौटी पर कसेगी इस बार, और इस बार कसने जा रही है कि इनके अपने कर्म और वाणी में कोई एकता है कि नहीं है। पर हम ये देखते हैं कि इनकी कर्म और वाणी में कोई एकता नहीं है। और मुझे कम से कम इस बात की खुशी है कि आपने ये बात कही करते हैं और कि अपने हिसाब से हर कोई अपने नियम और अपनी सहूलियत के हिसाब से चीजें तय करते हैं। ठीक है गजेंद्र जी, क्लोजिंग रिमार्क। बिल्कुल मीनाक्षी जी, आज भारत की सरकार के इतने बड़े सर्वोच्च पद पर सरकार बैठी है और सरकार अगर इस तरह के स्टेटमेंट जारी करे और पिछले 7.5 सालों के अंदर देश की जो स्थितियां हुई है, जिस तरह के बयान इन्होंने पहले दिन से शुरू किए, 60 साल में कुछ नहीं हुआ, 60 साल में कुछ नहीं हुआ, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, इसका मतलब यह है कि जब देश आजाद हुआ था उस समय से सीधे आप ही आए और आकर के आपने बिजली, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, कंप्यूटर, हवाई जहाज, एयरपोर्ट, जिनको सब आप ठेके पर दे रहे हो, वो सारे के सारे आप ही लेकर के आए हो। सत्ता में आने के बाद लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों को पीछे अपने किए हुए कामों पर, गरीबों के हक के लिए इंदिरा जी ने बहुत बड़ा नारा दिया था, गरीबी हटाओ, करना, गरीबी हटी क्या, मंत्रियों का अपमान करना, ठीक है। इंदिरा जी ने बहुत बड़ा नारा दिया था, ऐतिहासिक नारा दिया था, गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी हटी क्या? कि आपको ऐसा वातावरण और उल्टा
महाराष्ट्र में जो बेचारे लोग निकले हैं लॉकडाउन में, वो नुकसान को भी भरने की कोशिश कर रहे हैं, उनका बंद करवा दिया जाता है अघाड़ी सरकार द्वारा। ठीक है सर, सेलेक्टिव अप्रोच दिखाई दे रही है। सुधांशु जी, क्लोजिंग रिमार्क्स। ठीक है गजेंद्र जी, मेरे पास समय कम है, मैं सबसे क्लोजिंग रिमार्क ले रही हूँ, उसके बाद बातचीत खत्म करूंगी। सुधांशु जी, हमारी सरकार और अन्य में बेसिक अंतर यह है कि बाकी सरकारें कहती थी, बाकी पार्टियां अमुक को देना है, अमुक को। हमारे यहां मोदी जी ने कहा सबको देना है, इसीलिए उन्होंने कहा हर गांव को बिजली, हर व्यक्ति को डीबीटी के द्वारा मिलेगा, हर महिला को गैस सिलेंडर मिलेगा उज्ज्वला योजना में, 80 करोड़ लोगों को, सबको बगैर जाति धर्म वर्ग भेद देखे हुए सबको अनाज दिया गया और इस दिवाली तक मिलता रहेगा जिस समय कोरोना का काल आया। अगर 50 करोड़ लोगों को हमने सबने स्वास्थ्य की सुविधाएं दी, स्वास्थ्य का बीमा सब गरीबों को दिया, वर्ग जाति नहीं। इसलिए हमारा मानवाधिकार सबके लिए है। इनके लिए क्या है कि राष्ट्र को सब लोग भूले, स्वार्थ है युग मंत्र सारा, वर्ग जाति विभेद की अब बह रही है कलुष धारा। इस अमा के तिमिर को अब अरुणिमा क्या मान ले हम, टल गया सर से व्यथा का भार कैसे मान ले हम। उस व्यथा का भार मोदी जी वहन कर रहे हैं और सारे वर्ग जाति को तोड़ते हुए सबको समान रूप से सबके अधिकार देना सुनिश्चित कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बातचीत को विराम में इसी बात के साथ देना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री ने एनएचआरसी के कार्यक्रम में मानवाधिकारों पर सेलेक्टिव अप्रोच को लोकतंत्र के लिए नुकसानदेह बताया। अब आप उनकी बात से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन बड़ी बात यहां पर यही है कि अगर देश में मानवाधिकारों की इज्जत होगी, रिस्पेक्ट होगी, आप अपने मानवाधिकारों को लेकर मजबूत होंगे, क्लियर होंगे, विचारधाराओं के फेर में नहीं फंसेंगे, राजनीतिक बयानबाजियों के फेर में नहीं फंसेंगे, तो यकीनन मानवाधिकारों की ये लड़ाई मजबूत होगी, लोकतंत्र मजबूत होगा, देश का माहौल मजबूत होगा। इसी के साथ सवाल पब्लिक में हमारे लिए वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन खबरें आगे भी जारी रहेंगी। देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत।